तो आज हम इस टॉपिक को देखेंगे फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ अ वर्ल्ड। तो अ चेन ऑफ ग्रीवेंसेस इन अवध लिंक्ड प्रिंसेस, तालुकदार्स, पेजेंट्स एंड सिपॉइज। यानी कि सबके कोई ना कोई कंप्लेंट्स थे। प्रिंसेस को निकाल दिया गया था, पेजेंट्स को बहुत ज़्यादा हाई रेवेन्यू मांगा जा रहा था, और भी बहुत सारे रीजंस थे। सबके अपने अपने कंप्लेंट्स थे, लेकिन सारे कंप्लेंट्स ने इन लोगों को आपस में जॉइन कर लिया, क्योंकि इन लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया, ये रियलाइज़ किया कि ब्रिटिश राज इनके फिरंगी राज, ब्रिटिश राज को फिरंगी राज भी कहते हैं, तो फिरंगी राज इनके दुनिया के एंड के बराबर है। इनके दुनिया को वो लोग समाप्त कर देंगे, और जितनी भी चीज़ को ये लोग रिस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू करते हैं, उन चीज़ों का ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये हुआ था, सब आपस में मिल गए थे। अब एक इमोशंस, ट्रेडिशंस, लॉयल्टीज़ आपस में सब काम आई थी 1857 के रिवोल्ट में। इमोशंस, ट्रेडिशंस, लॉयल्टीज़ अवध में सबसे ज़्यादा इसका हमें देखने को मिला था, क्योंकि अवध में बहुत ज़्यादा एक एक्सप्रेशन बन गया था अवध पॉपुलर रेजिस्टेंस का, एक एलियन ऑर्डर के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस था। एलियन ऑर्डर यानी ब्रिटिश राज, फिरंगी राज। तो जो एनेक्सेशन हुआ था, अवध को एनेक्स किया गया था, उसने सिर्फ नवाब को एब्डिकेट करने के लिए फोर्स नहीं किया था, बल्कि उसने तालुकदार्स को भी रिप्लेस कर दिया था, डिस्पोजेस कर दिया था। अब तालुकदार्स कौन थे? तो जो ब्रिटिश राज के आने के पहले, या ये कहा जाए कि अवध को एनेक्स करने के पहले, बहुत सारे स्टेट्स, बहुत सारे फोर्ट्स होते थे तालुकदार्स के, और तालुकदार्स अपने लैंड को कंट्रोल करते थे। अब पावर होती थी उनकी कंट्री साइड में, गांव में उनकी बहुत ज़्यादा पावर होती थी। इसके अलावा उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस भी, आर्म्ड रिटेनर्स भी उनके पास थे। उनके पास महल थे, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, महल थे, और उनके पास ऑटोनमी थी। एज लॉन्ग एज वो लोग नवाब को लेके लॉयल थे, नवाब को वो लोग के रेवेन्यू पे करते थे टाइम टू टाइम, तो उनको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता था। उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा था, फोर्ट्स थे, आर्म्ड फोर्सेस थे। कुछ बड़े बड़े तालुकदार्स के पास 12,000 फुट के सोल्जर्स भी हुआ करते थे, और स्मॉलर वंस के पास 200। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश आई, ब्रिटिश ने धीरे धीरे डिसाइड किया कि वो अब अवध को एनेक्स कर लेगी, कॉन्क्वर कर लेगी। तो वो लोग तालुकदार के इस पावर को टॉलरेट नहीं करना चाहते थे। वो लोग तालुकदार से काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर थे, तो इसलिए उन्होंने एनेक्सेशन के बाद तालुकदार को डिसआर्म कर लिया, उनकी आर्मी छीन ली, और उनके फोर्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। ब्रिटिश की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी भी आई, जिसने तालुकदार की पोजीशन और अथॉरिटी को काफ़ी ज़्यादा अंडरमाइन किया, काफ़ी ज़्यादा और भी ज़्यादा चीज़ों को ख़राब कर दिया, वर्सन कर दिया। एनेक्सेशन के बाद जो पहला ब्रिटिश रेवेन्यू सेटलमेंट था, उसको कहते थे समरी सेटलमेंट ऑफ 1856, और ये इस एजम्पशन पे बेस्ड था कि तालुकदार्स इंटरलोपर्स हैं, और उनका लैंड पे कोई अधिकार नहीं है, उनका कोई हक नहीं है कि वो अपना अधिकार जमाएं। हालांकि वो अपना अधिकार जमाते हैं ज़बरदस्ती। उन्होंने जैसा कि यहाँ पे लिखा है, उन्होंने अपना कंट्रोल जबरन और फ्रॉड करके अपना कंट्रोल लिया हुआ है, और उनका कोई हक नहीं है, और इसलिए उनको रिमूव कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। तो जो कुछ फिगर्स हैं वो हमें ये बताते हैं कि तालुकदार्स ब्रिटिश के आने के पहले, अवध के एनेक्सेशन के पहले, 67% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ विलेजेस में तालुकदार्स
का इफ़ेक्ट था, लेकिन समरी सेटलमेंट के बाद वो सिर्फ 38% रिड्यूस हो गया, यानी बहुत ज़्यादा कम हो गया। और सबसे ज़्यादा बैडली इफ़ेक्ट इस समरी सेटलमेंट ने किसने किया था? सदर्न अवध के रीजन ने, जहाँ पे हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ विलेजेस जो थे तालुकदार्स ने लॉस्ट कर लिए थे। उनके हाथ से इतनी सारी चीज़ें चली गई थी, इतने सारे विलेजेस उन्होंने छोड़ दिए थे। ब्रिटिश को ये लगता था, ब्रिटिश को ये ऐसा एहसास होता था कि तालुकदार्स को अगर वो हटा देंगे तो वो लोग लैंड के जो एक्चुअल ओनर्स हैं, सॉइल के जो एक्चुअल ओनर्स हैं यानी पेजेंट्स, उनको वो लोग एक्सप्लॉयटेशन से बचा सकेंगे और रेवेन्यू भी मिलेगा उनको काफ़ी ज़्यादा। बट ऐसा हुआ नहीं। रेवेन्यू तो हुआ, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, रेवेन्यू फ्लो फॉर द स्टेट इंक्रीज़। रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, लेकिन पेजेंट्स का जो बर्डन था, वो पेजेंट्स पे जो बर्डन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ना कि डिक्लाइन हुआ। ऑफिशियल्स ने जल्दी से ये फाइंड आउट किया कि उनको ओवर एसेस किया जा रहा है। The increase of revenue demand in some places were 30 to 70%. तो रेवेन्यू डिमांड 30 to 70% इंक्रीज़ कर दिया गया था। तो ये चीज़ तो और ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो ना तो वो खुश थे, ना तो पेजेंट्स खुश थे, ना तो तालुकदार्स खुश थे। तो तालुकदार्स का जो डिस्पोजेशन हुआ, एंटायर सोशल ऑर्डर का ब्रेक डाउन हो गया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पेजेंट्स और तालुकदार्स के बीच का जो रिश्ता था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तालुकदार्स को हालांकि कभी कभी ऑपरेसर्स की तरह देखा जाता था, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, लेकिन उनको इतना भी ख़राब नहीं देखा जाता था। उनको जेनरस फादर फिगर्स की तरह देखा जाता था। वो हालांकि बहुत सारे ड्यूज़, जैसा कि मैंने कहा, पेजेंट्स से लेते थे, लेकिन उनकी ज़रूरत के समय में उनकी मदद भी करते थे। अगर फेमिन आ गया या अर्थक्वेक आ गया या किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो गया, तो ताल्लुकदार जो हैं वो पेजेंट्स की मदद किया करते थे। पेजेंट्स के लिए एक फादर फिगर की तरह थे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ब्रिटिश के कंट्रोल में पेजेंट्स को ना ही सिर्फ ओवर एसेस किया जा रहा है, बल्कि उनको इनफ्लेक्सिबल मेथड्स भी अपनाए जा रहे हैं उन कलेक्शन के। और हार्डशिप या क्रॉप फेलियर में उनको कोई मदद भी अब नहीं करेगा। पहले तो जब भी उनको कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो ताल्लुकदार्स के पास जाते थे, ताल्लुकदार्स उनकी मदद करता था। अब उनकी कोई मदद नहीं करेगा। अब फेस्टिवल्स में कोई लोन्स उनको नहीं देगा। पहले जब भी कोई फेस्टिवल आता था तो उनको लोन्स मिलते थे, अब तो उनको वो भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए रेजिस्टेंस जो था इन एरियाज़ लाइक अवध, where resistance during 1857 was intense and long lasting, the fighting was carried out by तालुकदार्स and their peasants. तालुकदार्स और peasants ने अपना हाथ आपस में मिला लिया। तालुकदार जो थे वो नवाब को लेके, अवध के नवाब, आपको अब तक तो पता चल ही गया होगा कि अवध के नवाब को हटा दिया गया था। तो तालुकदार अवध के नवाब को लेके काफ़ी ज़्यादा लॉयल थे। तो इसलिए उन्होंने बेगम हज़रत महल, जो कि लखनऊ में थी, उनको उन्होंने जॉइन किया लड़ाई में। और जब वो हार गई, अनफॉर्चुनेटली वो हार गई बेगम हज़रत महल, तो उनके हार में भी काफ़ी सारे तालुकदार्स उनके साथ रहे थे। The grievances of the peasants were carried over into the sepoy line, since a vast majority of the sepoys were recruited from the village of Awadh. अवध से काफ़ी ज़्यादा सेपोइस को रिक्रूट किया गया था, सेलेक्ट किया गया था बहुत सारे लोगों को, लेकिन सेपोइस की भी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स थी।
अ, उनको पे बहुत कम किया जा रहा था, लीव नहीं दिया जाता था, तो ऑब्वियसली किसी को काम पे रखा जाएगा, उसको कम पैसे दिए जाएंगे, उसको लीव नहीं दी जाएगी, तो उसको ऑब्वियसली कंप्लेंट्स तो होंगे ही. बाय द 1850s देयर वर अदर रीजंस, दूसरे रीजंस भी आ गए. अब रिलेशनशिप जो था वो काफ़ी ज़्यादा सिपॉइज़ और उनके वाइट ऑफिसर्स यानी अंग्रेज़ों और उनके सिपॉइज़ का जो रिलेशनशिप था वो और भी ज़्यादा वर्सन हो गया. 1820 में 1820s तक जो था वो रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली था. वो लोग साथ में एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे, जैसे कि रेसल करते थे बहुत सारे एक्टिविटीज़ में, जैसे कि यहाँ पे लिखा है फेंस करना, हॉकिंग करना. बहुत सारे फेस्टिवल्स में वो लोग आप फेस्टिवल्स भी आपस में सेलिब्रेट करते थे. और फादर फिगर की तरह से बॉयज़ अंग्रेज़ों को अपने फादर फिगर की तरह देखते थे और वो लोग कल्चर भी एंजॉय करते थे आपस में. तो कुल मिला के 1820s तक उन दोनों का जो रिलेशनशिप था सिपॉइज़ का और अंग्रेज़ों का वो काफ़ी ज़्यादा था. लेकिन 1840s से चीज़ें चेंज होने लग गई. The officers developed a sense of superiority and started treating the sepoys as their racial inferiors. उन उन उनके तरफ उन लोगों ने रेसिज्म काफ़ी ज़्यादा दिखाया. वो लोग रेसिस्ट बन गए और सिपॉइज़ को काफ़ी ज़्यादा इन्फीरियर नज़र से देखने लग गए. फ़िज़िकल वायलेंस हुआ, अब्यूज़ हुआ और जो रिलेशनशिप था वो काफ़ी ज़्यादा रप्चर हो गया, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया. ट्रस्ट अब इन दोनों के बीच में नहीं था. और एक एग्ज़ाम्पल था कार्ट्रिजेस का. कार्ट्रिजेस के बारे में तो आपको पता ही होगा. उन लोगों को लग रहा था कि कार्ट्रिजेस जो हैं वो गाय के मांस और पिग के मांस से बनाए गए हैं. गाय के मांस को हिंदुइज़्म में नहीं खाया जाता है और पिग्स के मांस को इस्लाम में नहीं खाया जाता है. तो इसलिए उन सेपॉइज़ काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे कि गाय और पिग्स के मांस से बनाया जा रहा है. It is also important to remember that close links existed between the Sepoys rural world of North India. सेपॉइज़ और जैसे कि यहाँ पे लिखा है सेपॉइज़ और नॉर्थ इंडिया के रूरल वर्ल्ड यानी गांव के एरिया में काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप्स थे, क्लोज लिंक्स थे. लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द सेपॉइज़ बंगाल आर्मी अवध से जैसा कि पहले भी लिखा है अवध से ही रिक्रूट किया जाता था सिपॉइज़ को और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से. और ज़्यादातर उनमें से ब्राह्मण्स थे, अपर कास्ट के लोग थे. तो अवध को इसलिए नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी भी कहा जाता था क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को चुना जाता था. The changes that the families of sepoys saw around them and the threats they perceived were quickly transmitted to the sepoy lines. In turn, the fears of the sepoys about the new cartridges, their grievances, and about leave, their grouse about increasing misbehavior and racial abuse on the part of their white officers were communicated back to the villages. यानी कि कुल मिला के उनके जितने भी कंप्लेंट्स थे वो सब के सब आपस में फैल गए, विलेजेस में फैल गए कि कार्ट्रिजेस गाय और सूअर के मांस से बनता है. इसके अलावा मिसबिहेवियर होता है उनके साथ रेसिज्म होता है. ये सारी की सारी चीज़ें धीरे धीरे फैल गईं. द लिंक बिटवीन द सिपॉइज़ एंड द रूरल world has important implications in the course of the uprising. यह uprising में इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा हाथ था. When the sepoys defied their superior officers and took up arms, they were joined very swiftly by the brethren in villages. उनके भाई बंधुओं ने भी उनको
सहारा दिया। ब्रेथरेन मतलब भाई बंधुओं ने भी उनको काफ़ी ज़्यादा सहारा दिया। Peasants poured into towns and joined soldiers and ordinary people of the towns in collective acts of the rebellion. तो सोल्जर्स को भी ज्वाइन किया और ऑर्डिनरी पीपल ने भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा ज्वाइन किया। और इसी से हमारा जो अवध का टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और प्लीज़ सजेशन देते रहिए।